गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। मैं सौरभ गोयल आपका हमारे डायरेक्ट टैक्स की क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। चलिए सर आज हम पढ़ने क्या वाले हैं अपने डायरेक्ट टैक्स की क्लास के अंदर। आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 रिटर्न ऑफ इनकम के रिगार्डिंग लेक्चर नंबर 1 अपना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? यस सर, रिटर्न ऑफ इनकम मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर है आपके डायरेक्ट टैक्स की बुक का, तो अपन फटाफट से इस चैप्टर को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। चलिए करें। यस सर रिटर्न ऑफ इनकम स्टार्ट करने से पहले हम ना थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर चलते हैं। हम क्या बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर चलते हैं कि सर सरकार की रिवेन्यू का मेन कितने सोर्स हैं। हमने कहा मतलब सरकार को रुपए कहाँ से आते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि सरकार के पास अब भी समस्या हो रही है फंड्स की, जैसे क्योंकि देश के अंदर तो समस्या हो रही है लॉकडाउन की। देन क्या सरकार को रुपए की जरूरत होती है? यस सर, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए, हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह के लिए, आर्मी के लिए, सबके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? सर सबके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट लगती है। हर चीज़ के लिए पैसा खर्च होता है। हमने कहा हाँ सर बिल्कुल हर चीज़ के लिए पैसा खर्च होता है। तो मुद्दा आया, हमने कहा क्या मुद्दा आया सर कि सरकार के पास पैसा कमाने के कितने सोर्स हैं। सर बताओ कितने हैं, मेरे को तो पता नहीं, तो आप बताओ। किसी ने कहा शायद 3 सोर्स हैं। हम देखते 3 सोर्स कौन कौन से हैं। सर पहला सोर्स ऑफ इनकम सरकार का, सरकार के पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट पड़ी है उन इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर दे। इसको अपन डिसइन्वेस्टमेंट या डी इन्वेस्टमेंट भी कहते थे। अपने सरकार अपने शेयर्स को, अपनी प्रॉपर्टीज को सेल कर दे। सेल करने से सरकार के पास क्या आएगा? पैसा आएगा। सर क्या ये ठीक तरीका है? एक पॉइंट के लिए, एक टाइम ऑफ पॉइंट के लिए तो ठीक लग रहा है। हाँ भाई एक बार रुपए की जरूरत है तो अपनी एसेट्स को सेल कर दो, रुपए आएगा तो अपना खर्चा चला लो। बट अगर सरकार के पास अथाह संपत्ति थोड़ना है, सर सरकार को पूरा देश लंबे पीरियड के लिए चलाना है, तो हर बार ऐसे थोड़ना सेल कर पाएगी। हमने कहा ठीक है, बट सोर्स ऑफ इनकम का, रुपए का, फंड्स की इनफ्लो का एक तरीका तो ये हुआ कि अपनी सरकार अपनी एसेट्स को सेल कर दे। हमने कहा बिल्कुल सर, यस सर, सरकार की एक इनकम का सोर्स ये हुआ कि सरकार अपनी एसेट्स को सेल कर दे। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम, सरकार किसी दूसरी कंट्री से या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रुपए उधारी ले ले। यस सर, एक तरीका ये भी है कि हम बाहर से रुपए उधारी ले लें, बट उसमें भी दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी कि सर रुपए उधारी तो ले लोगे, कभी ना कभी तो चुकाने पड़ेंगे। सपोज करते हैं मैंने आपसे मिस्टर राम से 10,000 रुपये उधारी ले लिए, फिर मैं 10 दिन के बाद फिर आता हूँ कि भैया 20,000 रुपये और उधारी दे दो, तो क्या आप मेरे को दे दोगे? सर एक बार के लिए तो हो सकता है दे दे, बट बार बार अगर आप आओगे तो उधारी आपको तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो उधार भी चुकानी पड़ेगी। हमने कहा हाँ सर ये वाली बात तो है, उधार कभी ना कभी तो चुकानी पड़ेगी। तो तुमको पता होगा आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यस सर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज से पहले कभी ऑनलाइन पर आई नहीं थे, आज आवश्यकता हुई तो आविष्कार भी हो गया ऑनलाइन का। हर कोई टीचर आज की डेट में ऑनलाइन पढ़ा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। चलो सर हमने 2 सोर्स ऑफ इनकम की, 2 सोर्स ऑफ फंड्स की इनफ्लो की बात कर ली। पहला अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर दे, दूसरा बाहर से लोन्स ले ले। बट सर ये दोनों ठीक नहीं लग रहे। हमने कहा हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है यार, ठीक लग भी नहीं रहे। तो सरकार को क्या एक तीसरा सोर्स ऑफ इनकम निकालना पड़ेगा। यस सर, सरकार ने तीसरा सोर्स क्या निकाला? सरकार लोगों से, अपने लोगों से टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करना स्टार्ट कर दे। हमने कहा हाँ सर ये वाली बात तो हो सकती है। यस सर, क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है। हाँ सर टैक्सेस वगैरह कलेक्ट अपन कर सकते हैं। तो सर टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए तो सरकार ने अपना नया टॉपिक बना दिया है यार, जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ इनकम टैक्स। वो है क्यों? बेसिकली सरकार को टैक्स ही तो चाहिए। यस सर, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है कि सरकार ने जो भी, मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी रुपए कमाए हैं वो रुपए के ऊपर टैक्स मेरे को असेसमेंट ईयर के अंदर देना पड़ेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर। तो सर सरकार कैसे टैक्स लेगी? मैं मोदी जी के पास जाऊं, मोदी जी मैंने पिछले साल 5 लाख रुपए कमाए थे, तो कृपा करके मेरे से इतना टैक्स ले लीजिए। या सरकार ने कुछ एक फॉर्मेट वगैरह बना रखा होगा। क्या मोदी जी हर एक पर्सन को एंटरटेन करेंगे? नहीं सर, मोदी जी तो हर एक पर्सन को एंटरटेन कर ही नहीं सकते। हर कोई पर्सन मोदी जी के पहुँच में थोड़ना है। आ रही है कोई बात समझ? यस सर। तो सरकार ने क्या किया या लॉ मेकर्स ने क्या किया, एक नया चैप्टर या नई सेक्शन की सीरीज इंट्रोड्यूस कर दी, जिसको हम अपने चैप्टर पढ़ेंगे रिटर्न ऑफ इनकम या फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अच्छा सर ये रिटर्न क्या होती है? रिटर्न कुछ भी नहीं है। सरकार क्या कहती है कि भैया पिछले प्रीवियस ईयर के अंदर, अच्छा पहला केस तो क्लियर है कि हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। सरकार को रुपए चाहिए, रुपए किस फॉर्म के अंदर? टैक्स की फॉर्म के अंदर। तो वो रुपए कैसे लेगी? रिटर्न भरवाएगी। अच्छा अब देखते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे करके इस चैप्टर के अंदर उतरते हैं। हाँ जी सर बताइए। सर जो सरकार अपने से रिटर्न लेगी, हमने कहा हाँ,
तो सर सरकार क्या कहेगी, सरकार कहेगी रिटर्न का मतलब क्या हो गया, पिछले प्रीवियस ईयर के अंदर आपने एक प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी रुपए कमाए हैं, जितनी भी इनकम अर्न करी है, उस सारी इनकम का लेखा जोखा हमको प्रोवाइड कर दीजिए। क्या यही बात है? यस सर, बिल्कुल निश्चित तौर पर यही बात है, यही तो रिटर्न का मतलब होता है। बट एक समस्या यहाँ पर भी आ गई। हमने कहा क्या समस्या आ गई सर? यहाँ पर एक समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई कि सर हो सकता है हर कोई व्यक्ति को खाते ना बनाने आते हो, या ऐसा भी तो हो सकता है एक पर्सन किसी और हिसाब से अकाउंट बना रहे हो, कैश सिस्टम से अकाउंट बना रहा हो, एक पर्सन अपना एक्रूअल सिस्टम से अकाउंट बना रहा हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है सर एक इंडिविजुअल रिटर्न भर रहा है और एक कंपनी रिटर्न भर रही है, क्या दोनों में फर्क आएगा? यस सर। तो सर अब भी कोई समस्या आ गई। यस सर, सरकार ने लेखा जोखा चाहिए सरकार को, बट क्या वो लेखा जोखा कैसे भी दे दो या प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर देना पड़ेगा? यस सर, बिल्कुल प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर अपने को सरकार को वो लेखा जोखा प्रोवाइड करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर आती है? यस सर। देखते हैं एक बार क्या कह रहे हैं। रिटर्न इट इज अ डिक्लेरेशन, ये एक डिक्लेरेशन है किस चीज की? इनकम की। अच्छा, अभी यहां पर भी डाउट करेंगे, थोड़ा सा डाउट है अपने को। इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ इनकम। अच्छा सर, बड़ी अच्छी बात। बाय अ असेसी। सर असेसी का मतलब जो बंदा रिटर्न फाइल कर रहा है, जिसको टैक्स की पेमेंट करनी है। क्लियर है? यस सर। इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ इनकम बाय असेसी इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, यानी सर सरकार अपने से जो रिटर्न मांगेगी वो रिटर्न भी क्या एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर ही मांगेगी। यस सर, ऐसा नहीं है कि आप व्हाइट पेपर के ऊपर आए और मोदी जी को अपना प्यार भरा प्रेम पत्र दे दिया, मोदी जी ये रुपए पकड़ो टैक्स के नाम के और ये मेरा सारा का सारा हिसाब किताब है, देखते ही रहना। ऐसा नहीं होगा। सरकार ने कुछ एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिए हुए हैं, उन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के ऊपर ही सरकार आपसे क्या मांगेगी? अपनी रिटर्न ऑफ इनकम मांगेगी। इतना पार्ट क्लियर होता है? यस सर। इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ इनकम। ओ माय गॉड सर, इनकम यानी अगर एक व्यक्ति को इनकम होगी तभी व्यक्ति को क्या रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? इन जनरल कह सकता हूं, हाँ। बट थोड़ा सा अगर इसके डिटेल में जाएं, हम एक सेक्शन पढ़ेंगे इसी सीरीज के अंदर 139 सबसेक्शन 3। देखते हैं क्या होता है, टेंशन मत लेना। 139 सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे, वहां पर बोल रहा है रिटर्न ऑफ लॉस, बट अपना कंडीशन क्या है? रिटर्न ऑफ इनकम। तो सर मुद्दा आया, क्या कभी कभी लॉस की रिटर्न भी भरनी पड़ जाती है? हाँ, कुछ कंडीशंस है। हेंस क्लियर है। इसको लिंक करवाऊंगा आपसे 139 सबसेक्शन 3 से। या दूसरे शब्दों में कहूं, क्या सर रिटर्न हमेशा पॉजिटिव रिटर्न होती है या कभी नेगेटिव रिटर्न भी बन सकती है? यस सर। और नेगेटिव रिटर्न को क्या अपन लॉस भी बोल सकते हैं? यस सर, लॉस भी बोल सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? यानी अपने को चाहे रिटर्न पॉजिटिव इनकम हो या नेगेटिव इनकम हो, चाहे अपने ने इनकम कमाई हो चाहे अपने ने लॉस कमाया हो, क्या मुझको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी? यस सर, अपने को रिटर्न ऑफ इनकम एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर फाइल करनी पड़ेगी, अगर नीचे के सेक्शंस की कंडीशंस को मैं फुलफिल कर देता हूं तभी। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू आप लोगों को मिल गया कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले क्या है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि रिटर्न की कहानी सारी की सारी पढ़ने वाले हैं। रिटर्न का मतलब क्या होता है? एक डिक्लेरेशन है। कौन देता है? असेसी देता है। किस फॉर्मेट के अंदर देता है? प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर सरकार को देता है। सर कौन सी सरकार को? एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है। हाँ जी, कौन सी सरकार को? बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर सर हमने क्या पढ़ा हुआ है कि इनकम टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास होता है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है? यस सर। और हम कौन सी रिटर्न की बात कर रहे हैं? क्या इनकम टैक्स की रिटर्न की बात कर रहे हैं? यस सर, हम इनकम टैक्स की ही रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो क्या इनकम टैक्स क्यों कलेक्ट करने का अधिकार होता है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो क्या इसका मतलब ये रिटर्न भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगी? यस सर, निश्चित तौर पर ये रिटर्न भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। प्लीज अभी यहां पर ये डाउट क्रिएट मत करना कि सर व्हाट अबाउट जीएसटी की रिटर्न? क्यों भाई, जीएसटी की रिटर्न में क्या दिक्कत होगी? सर जीएसटी की रिटर्न के अंदर तो दोनों सरकारों के पास अधिकार होता है जीएसटी लगाने का। हमने कहा होता तो एक सरकार सीजीएसटी लगाती है और एक सरकार एसजीएसटी लगाती है, तो उसका क्या कहानी होगी? हमने कहा टेंशन मत लो, जीएसटी की जो रिटर्न जाती है ना वो कॉमन पोर्टल के ऊपर जाती है, और कॉमन पोर्टल का मतलब होता है कि दोनों सरकारें एक ही पोर्टल को यूज करती है। तो वहां पर भी मुझको अलग अलग रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होती, मैं एक ही रिटर्न फाइल करता हूं कॉमन पोर्टल के ऊपर, जीएसटी के कॉमन पोर्टल के ऊपर एक ही रिटर्न फाइल करता हूं और वहां पर दोनों सरकारें अपना अपना बैकएंड के ऊपर काम कर लेती है। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। एक बार वहां पर नहीं जा रहे, जब वो वाला चैप्टर करेंगे रिटर्न अंडर जीएसटी वाला चैप्टर करेंगे तो वहां पर भी डिटेल में चलेंगे, बट एक बार अपन इनकम टैक्स की रिटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। चलो सर, हमने
पढ़ा क्या, चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं और रिटर्न का मतलब क्या होता है, इतना पार्ट क्लियर है। हाँ जी, यहाँ तक तो पार्ट क्लियर है। फिर यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आपको सेक्शन नंबर याद करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप सेक्शन नंबर याद नहीं करोगे तो ये चैप्टर आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर सेक्शन नंबर याद हो गए तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत गजब का समझ आने वाला है। हमने कहा ठीक है सर, तो याद करने पड़ेंगे। हाँ सर, कैसे होंगे? कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा तरीका, याद करते रहो करते रहो करते रहो, हो जाएंगे याद, बड़ी अच्छी बात। 139 सबसेक्शन 1। सर 139 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ओ माय गॉड, कंपल्सरी यानी रिटर्न ऑफ इनकम तो भरनी जरूरी ही जरूरी है। निश्चित तौर पर क्या अपने को रिटर्न भरनी पड़ेगी? यस सर, कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। हमने कहा देखते हैं किस किस को। सर क्या कंपनी क्या पर्सन की डेफिनेशन में आती थी? बिल्कुल सर, कंपनी पर्सन की डेफिनेशन में आती थी। पर्सन कौन था? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, कंपनी। क्या ये सारी के सारे कंपनी पर्सन की डेफिनेशन में आ रही थी? यस सर। क्या कंपनी को रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी? यस, कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कंपनी की चाहे सर इनकम हुई हो या ना हुई हो, कंपनी को तो अपनी रिटर्न भरनी जरूरी ही जरूरी है। चाहे कंपनी को नुकसान हुआ हो, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो, कंपनी को अपनी रिटर्न भरना जरूरी है, मैंडेटरी है। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अगली चीज, फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्म, क्या इन लोगों को भी अपनी रिटर्न भरना जरूरी है? हाँ सर, निश्चित तौर पर इन फर्म को भी और एलएलपी को भी अपनी रिटर्न भरना जरूरी है, चाहे इनको प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो। अच्छा, थोड़ा सा एक बार डिटेल डिस्कशन लेते हैं कंपनी का। सर कौन सी कंपनी को रिटर्न फाइल करना जरूरी है? सर मतलब भाई इंडियन कंपनी को, डोमेस्टिक कंपनी को, फॉरेन कंपनी को, किसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है? इन्होंने तो कंपनी लिख के छोड़ दिया। क्या सर डोमेस्टिक कंपनी को रिटर्न फाइल करना जरूरी है? हमने कहा हाँ निश्चित तौर पर। क्या इंडियन कंपनी को रिटर्न फाइल करना जरूरी है? हमने कहा निश्चित तौर पर। क्या फॉरेन कंपनी को रिटर्न फाइल करना जरूरी है? हमने कहा निश्चित तौर पर। यानी क्या कंपनी को रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा? हर कंपनी को रिटर्न फाइल करना जरूरी है अगर वो इंडिया के अंदर अपना काम करती है, अगर वो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करती है, इंडिया से अगर अपनी इनकम अर्न करती है। आप लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा और वहां पर आपने देखा होगा अगर किसी कंपनी का पोयम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया के अंदर आता है तो उस कंपनी की इनकम जो होगी वो क्या इंडियन इनकम मान ली जाएगी? यस सर। और इंडियन इनकम को क्या कंपनी, चाहे कंपनी कैसी भी हो, क्या उस कंपनी को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा? इनकम टैक्स भरने के लिए क्या रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? यस सर। इतना पार्ट क्लियर होता है? यस सर। कंपनी को रिटर्न फाइल करना, फर्म और एलएलपी को रिटर्न फाइल करना, सर ये वाली दोनों बातें अपने को क्लियर है। अच्छा जी, अब आती है अगली बात। सर इसके अलावा भी तो कोई और बंदा बच सकता है? हमने कहा निश्चित तौर पर बच सकता है। अदर पर्सन, सर अदर पर्सन को भी क्या रिटर्न फाइल करना जरूरी है? बिल्कुल निश्चित तौर पर अदर पर्सन को भी अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी है। अच्छा सर, क्यों, कब? इफ टोटल इनकम, देखते हैं टोटल इनकम क्या होगा। इफ टोटल इनकम एक्सीड, अगर टोटल इनकम ज्यादा है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तभी अगर टोटल इनकम ज्यादा है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तभी अदर पर्सन को रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ओके, यानी सर अभी तक अपने ने 3 पार्ट पढ़े हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा कि कंपनी को रिटर्न फाइल करना जरूरी, दूसरे पार्ट में पढ़ा फर्म और एलएलपी को रिटर्न फाइल करना जरूरी, तीसरे पार्ट के अंदर पढ़ा अदर पर्सन को भी क्या रिटर्न फाइल करना जरूरी है। यस सर, बट अगर उसकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तभी उस कंपनी को क्या भरना पड़ेगा? अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, अदरवाइज उसकी रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी। सर तो टोटल इनकम का मतलब क्या? कहानी तो यहां पर भी आ गई। यस सर, टोटल, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इनकम? सर टोटल इनकम से हम समझते हैं क्या है, आखिरकार हमारा आश्रय क्या है? टोटल इनकम से मतलब क्या है टोटल इनकम? देखते हैं क्या कह रहा है। बिफोर, अच्छा जी, क्लेमिंग इनकम बिफोर, सर मतलब टोटल इनकम का मतलब क्या हो गया? टोटल इनकम मींस इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। सर ये कौन सा है? डिडक्शन वाला चैप्टर, 80C to 80U तक की डिडक्शंस को इफेक्ट दिए बिना, अगर आपकी, एक बार नीचे वाली लाइन छोड़ रहा हूं, अगर आपकी डिडक्शन है, सपोज करते हैं क्या सर, मेरी ना टोटल इनकम थी, मैंने इनकम कमाई, ग्रोस टोटल इनकम मेरी थी करीबन 4 लाख रुपए की, या मान के चलते हैं 3.5 लाख रुपए की, और मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है कितने लाख रुपए की? 2.5 लाख रुपए की, आप लोगों को पता है। हाँ जी सर, मेरी इनकम थी 3.5 लाख रुपए की, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी मेरी
2.5 लाख रुपए की। मैंने क्या किया, 1,50,000 रुपये पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर रुपए जमा करवा दिए। अच्छा सर, तो मेरी इनकम कितनी रह गई? मैं कहूँ कि सर 3.5 में से 1.5 आपने जमा करा दिए, क्या आपके पास 2 लाख रुपए ही रहे? यस सर। क्या मुझको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है? यस सर। बिफोर इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से डिडक्शन को इफेक्ट दिए बिना, डिडक्शन का इफेक्ट दिए बिना, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ सर ये जीटीआई की बात कर रहा है, ग्रोस टोटल इनकम की। यस सर, ग्रोस टोटल इनकम की बात कर रहे हैं, यानी पांचों हेड की इनकम को जोड़ा और कुछ एक एडजस्टमेंट्स अगर बनती है तो उनको जोड़कर जो भी इनकम की बात कर रहे हैं क्या उसी की ही बात कर रहा है। यस सर, वर्ड याद रखना, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस की बात नहीं करी इसने। यानी सर अगर कोई सेक्शन 10 के अंदर एग्जम्प्ट है किसी बंदे की इनकम, तो क्या उसको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है? मैं कहूँगा कि भैया अगर उसकी 2.5 लाख रुपए से इनकम ज़्यादा है, एग्जम्पशन वाली इनकम को छोड़कर अगर 2.5 लाख रुपए से इनकम ज़्यादा है, तभी उसको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होगा। इतना पार्ट क्लियर है? यस सर। अदर पर्सन अगर उसकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उसको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। और टोटल इनकम का मतलब क्या है? टोटल इनकम मीन्स इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, चैप्टर 6 से की डिडक्शन को घटाए बिना अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, इन शॉर्ट अगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको क्या भरना पड़ेगा? इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इतना पार्ट क्लियर होता है? यस सर, इतना तो होता है क्लियर। अब फाइनेंस एक्ट 2019 से, अच्छा सर, फाइनेंस एक्ट 2019 से लॉ मेकर्स ने कुछ एक अमेंडमेंट कर दी। हमने कहा क्या अमेंडमेंट करती सर? यहाँ पर ना केवल और केवल डिडक्शंस की बात थी। हमने कहा हाँ। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनते हैं। सर क्या आप लोगों ने कैपिटल गेन पढ़ लिया होगा? नहीं पढ़ा होगा तो आपका कैपिटल गेन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर सपोज करते हैं मिस्टर राम ने अपना घर सेल किया। हमने कहा ठीक है सर, मिस्टर राम ने अपना घर सेल किया, मान के चलते हैं 1 करोड़ रुपए के अंदर। ठीक है सर, अब क्या मिस्टर राम के पास 1 करोड़ रुपए घर पर आ गए? यस सर। अब मिस्टर राम टेंशन में, मिस्टर राम कहते हैं अब 1 करोड़ रुपए का मैं क्या करूँ? मिस्टर राम करते हैं यार पुराना घर बेच दिया, क्या नया घर मिस्टर राम खरीद सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मिस्टर राम नया घर खरीद सकते हैं। सपोज करते हैं मिस्टर राम ने जो घर बेचा, इधर मैं अपना एक एग्जांपल बना रहा हूँ, उसका सेल कंसीडरेशन जो आया वो आया 1 CR। क्लियर है? अच्छा सर मिस्टर राम का जो घर था उसकी कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कितनी थी? सर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन थी करीबन 60 लाख रुपीज़, यानी 0.60 करोड़। तो मिस्टर राम ने कैपिटल गेन कितना कमा लिया? मैं कहूँ 0.40 करोड़ या 40 लाख रुपए का मिस्टर राम ने कैपिटल गेन कमा लिया। यस सर, मिस्टर राम ने 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन कमा लिया। अब मिस्टर राम क्या करते हैं? मिस्टर राम कहते हैं भैया 1 करोड़ रुपए अपने पास आए हुए हैं, एक काम करते हैं 1 करोड़ रुपए का एक नया घर खरीद लेते हैं। मिस्टर राम क्या अपना नया घर खरीद सकते हैं? हाँ, मिस्टर राम ने जो नया घर खरीदा, न्यू हाउस जो खरीदा, वो न्यू हाउस मिस्टर राम ने खरीदा है करीबन 80 लाख रुपए का। क्या ऐसा हो सकता है? यस सर। 20 का क्या किया? अगले के रुपए अगले को करने दो जो करना चाहता है। अच्छा जी सर, मिस्टर राम ने 80 लाख रुपए का अपना घर खरीद लिया, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ। अब मुद्दा आया, क्या सर जो ये 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ था इसको क्या कुछ अपने को एग्जम्पशन मिल जाएगी? यस सर, अपने को एग्जम्पशन मिल जाएगी। कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 54 के तहत आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। और ये एग्जम्पशन कहाँ पर लिखी गई है? कैपिटल गेन वाले चैप्टर के सबसे लास्ट की सीरीज में, 54 की सीरीज में आपके पास लिखी गई है। देखते हैं, लॉ मेकर्स ने इसी को पिक्चर में लिया। मिस्टर राम को क्या कहा? मिस्टर राम की मान के चलते हैं और कोई भी इनकम नहीं है, ऐसा हो सकता है? हाँ। मिस्टर राम की कैपिटल गेन की इनकम कितनी आई थी? 0.40 करोड़, यानी 40 लाख रुपए की मिस्टर राम की इनकम आई थी। यस सर। उन्होंने नया घर खरीद लिया, कितने लाख रुपए का? 80 लाख रुपए का। क्या ये 40 लाख रुपए पूरे के पूरे एग्जाम्प्ट हो जाते थे? हाँ सर। क्या मिस्टर राम को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट भी पड़ रही थी? नहीं सर, मिस्टर राम को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ रही थी। तो क्या मिस्टर राम अपनी रिटर्न फाइल कर पा रहे थे? द आंसर इज नो सर, मिस्टर राम तो अपनी रिटर्न ही फाइल नहीं कर पा रहे थे। सरकार क्या चाहेगी? इस तरह से कोई भी बंदा अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ना करे? नहीं सर, ऐसा सरकार तो नहीं चाहेगी। तो सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2019 के माध्यम से एक लॉ के अंदर अमेंडमेंट करी, एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करी। क्या अमेंडमेंट करी? एग्जम्पशंस, अच्छा जी, यानी इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, दैट इज डिडक्शन वाला चैप्टर, एंड एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन
सर एग्जम्पशंस जो आपको मिलती है कौन से चैप्टर में, कैपिटल गेन वाले चैप्टर की एग्जम्पशन लिया और किसी की भी एग्जम्पशन यहाँ पर कवर अप नहीं की गई। क्लियर है? यस सर। एग्जम्पशन अंडर चैप्टर अंडर सेक्शन 54, अच्छा जी 54B, बहुत अच्छी बात, 54D, 54EC, 54F, 54G, GA एंड GB, ये फाइनल लेवल के ऊपर पढ़ोगे, आपके पास का है नहीं। यानी अभी तक की मैं क्या बात करूं, 54 नंबर, 54B, 54D, 54EC, 54F तक की अगर कोई पर्सन अगर एग्जम्पशन लिया बैठा है तो उस एग्जम्पशन को लेने से पहले अगर उस व्यक्ति की टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो क्या उसको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है? यस सर, उस बंदे को रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। छोटी सी बात सर, क्या बात, लॉ मेकर्स यहाँ पर सेक्शन नंबर 54EE नहीं लिखा हुआ, लॉ मेकर्स ने सेक्शन नंबर 54EE नहीं लिखा हुआ। सर क्या वो भूल गए? हो सकता है शायद भूल गए हो, बट सर 54EE था क्या? 54EE ये था कि अगर आप किसी स्टार्टअप फंड के अंदर रुपए इन्वेस्ट करते हो और अपनी यूनिट्स ले लेते हो और वो यूनिट्स को आप 3 साल तक सेल नहीं करते तो आपको 54EE की एग्जम्पशन मिलती है, जो कि कैपिटल गेन के अंदर आप पढ़ चुके या पढ़ लोगे। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो अपने को ध्यान रखने वाली बात है, अगर स्टार्टअप यूनिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको अपने को क्या क्लेम करना है? यस सर, क्लेम करने के बाद जो टोटल इनकम आएगी, अगर वो टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तभी रिटर्न भरना है। बाकी केसेस के अंदर अगर कोई भी केस होगा तो इन एग्जम्पशन का इफेक्ट दिए बिना, यानी इन एग्जम्पशन से पहले अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तभी आपको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है, अदरवाइज आपको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करनी है। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर। तो अभी तक जितना भी हमारा व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम हुआ है, प्लीज़ क्लास को पॉज करके ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर जितना भी आप लोगों को काम दिख रहा है वो सारा का सारा काम आप एक बार नोट कर लीजिए। मैं व्हाइट बोर्ड से हट जाता हूँ, तो आप प्लीज़ अपना सारा का सारा व्हाइट बोर्ड के ऊपर जितना भी काम है सारा का सारा आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। क्लियर है? चलिए बाकी बातें थोड़ी देर के बाद करते हैं। प्लीज़ क्लास को पॉज करके अपना व्हाइट बोर्ड वाला सारा का सारा काम नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था? अभी तक हमने पढ़ लिया था क्या क्या, कि कंपनी को, फर्म को और अदर पर्सन को, कंपनी और फर्म को हमेशा हर केस के अंदर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी रहेगा, और अदर पर्सन के केस में अगर उस व्यक्ति की क्या टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होगी तभी उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यस सर। और हमने टोटल इनकम के रिगार्डिंग बात कर ली थी सर। टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? टोटल इनकम का मतलब होता है बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से और एग्जम्पशंस अंडर कैपिटल गेन हेड एक्सेप्ट सेक्शन 54EE की एग्जम्पशंस। क्लियर है? यस सर। चलिए अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे। सर पहले 3 पॉइंट के अंदर एक व्यक्ति को रिटर्न फाइल करने की कभी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। एग्जांपल के लिए मैं मेरी बात करता हूँ। सर सपोज करते हैं लंदन के अंदर मेरा घर है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। यस सर, बधाई हो। हाँ जी सर, लंदन के अंदर अपना एक घर है, मेरी कोई भी इनकम नहीं है यहाँ पर इंडिया में, ऐसा हो सकता है? यस सर। तो क्या मुझको रिटर्न फाइल करना जरूरी है? नहीं सर। बट क्या लंदन के अंदर अपना घर है? यस सर। पहले 3 पॉइंट के अंदर में कहीं पर भी कवर नहीं हो रहा। हैंस लॉ मेकर ने एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया एक्ट के अंदर। उन्होंने क्या कहा? अगर कोई पर्सन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, यानी सर अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, ओ माय गॉड, यानी सर पॉइंट नंबर 4 केवल और केवल इंडिविजुअल्स के केस में वर्क करेगा। हाँ जी, पॉइंट नंबर 4 केवल और केवल इंडिविजुअल्स के केस में वर्क करेगा। क्लियर है? यस सर। क्योंकि सर ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तो कहानी ही केवल और केवल कहाँ पर आती है? इंडिविजुअल्स के केस में आती है। और दूसरा क्लैरिफिकेशन क्या है? जब आप अपनी बेनिफिशियल ओनर की या फिर बेनिफिशियरी की जब आप डेफिनेशंस देखोगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है एक इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग। क्लियर है? यस सर। अभी देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, अच्छा जी, और इट इज वो पर्सन इज अ
बेनिफिशियल ओनर ऑफ एन एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सर व्हाट डू यू मीन बाय बेनिफिशियल ओनर? बेनिफिशियल ओनर इज नथिंग बट एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक एसेट को परचेज करने के लिए कोई कंसीडरेशन पे किया था। क्लियर है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिसकी पॉकेट से फंड गए थे, दैट पर्सन इज अ बेनिफिशियल ओनर। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। अगर कोई रेजिडेंट एंड इंडिविजुअल रेजिडेंट है और वो बेनिफिशियल ओनर है किसी एक ऐसी एसेट का जो एसेट लोकेट करती है आउटसाइड इंडिया, तो क्या उसको वैसे इन जनरल उसको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट ना हो, बट इस पॉइंट के थ्रू क्या उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा? यस सर, इस व्यक्ति को रिटर्न फाइल करना अपना मैंडेटरी हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। हैज अ, और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ? हैज अ साइनिंग अथॉरिटी। सर उस व्यक्ति के पास कोई साइनिंग अथॉरिटी हो इन एनी अकाउंट आउटसाइड इंडिया। उस व्यक्ति का कोई हो सकता है फॉरेन कंट्री के अंदर, कोई स्विट्जरलैंड के अंदर स्विस बैंक अकाउंट हो, तो क्या उस व्यक्ति को रिटर्न फाइल करना जरूरी है? यस सर। उसके पास अगर साइनिंग अथॉरिटी है, सर मेरा अकाउंट नहीं है बट किसी व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू मुझको आउटसाइड इंडिया के बैंक अकाउंट के अंदर सिग्नेचर करने की पावर दे रखी है, तो क्या मुझको रिटर्न फाइल करना रिक्वायरमेंट रहेगी? यस सर। इन जर्नल अगर मुझको रिटर्न फाइल नहीं भी करनी, तो अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को या दोनों में से किसी एक कंडीशन को भी अगर फुलफिल कर दूंगा तो भी क्या मुझको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? यस सर। अभी तक क्या पड़ा? एक रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट को रिटर्न फाइल करना इन जनरल जरूरत नहीं है, बट वो कोई बेनिफिशियल ओनर है कोई ऐसी एसेट का जो लोकेट करती है आउटसाइड इंडिया, या फिर उसके पास कोई साइनिंग अथॉरिटी है, कोई उसके पास साइनिंग अथॉरिटी है एक किसी भी अकाउंट की लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। क्लियर है? यस सर। और क्या लिखा हुआ है? वो पर्सन इज अ बेनिफिशियरी। सर बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है? बेनिफिशियरी इज नथिंग, एक ऐसा पर्सन जिसको उस एसेट के रिस्पेक्ट में कोई बेनिफिट अराइज होता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे ब्रदर ने लंदन के अंदर एक फ्लैट ले रखा है। अच्छा जी सर, उस फ्लैट का बेनिफिट मुझको मिल रहा है, उस फ्लैट से जो भी भाड़ा आएगा वो भाड़ा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो क्या मैं बेनिफिशियरी हूँ? यस सर, मैं बिल्कुल बेनिफिशियरी हूँ। अगर किसी एसेट के रिस्पेक्ट में आपको बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट राइज हो रहा है, यू आर अ बेनिफिशियरी। बट अगर किसी एसेट के रिगार्डिंग आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी पॉकेट से कंसीडरेशन गया, देन यू आर अ बेनिफिशियल ओनर। इतनी बात क्लियर होती है? यस सर। वो व्यक्ति इज अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर वो व्यक्ति कोई ऐसी एसेट जो कि आउटसाइड इंडिया में लोकेट कर रही है उस एसेट का बेनिफिशियरी है, तो भी क्या उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी बना दिया? यस सर। इतना पार्ट क्लियर है? हाँ जी। अब एक केस देखते हैं क्या कि सर मेरी अदरवाइज कोई भी इनकम नहीं है। हमने कहा ठीक है, आपने क्लबिंग ऑफ इनकम वाला टॉपिक पढ़ चुके? बिल्कुल सर, क्लबिंग ऑफ इनकम वाला टॉपिक अपन पढ़ चुके। मैं एक एसेट का जो कि आउटसाइड इंडिया है उस एसेट का मैं क्या हूँ? बेनिफिशियरी हूँ। कैसा हो सकता है? हाँ, मेरे ब्रदर उस एसेट के बेनिफिशियल ओनर है। क्या ऐसा हो सकता है? यस सर। सर वो इनकम लॉजिकल बेस के अंदर किसके पार्ट पर टैक्स होनी चाहिए थी? क्या मेरे ब्रदर के ऊपर टैक्स होनी चाहिए थी? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी सर, मुद्दा आया, हमने कहा क्या मुद्दा आया कि सर अब अगर हम दोनों को ही रिटर्न फाइल करनी पड़ी तो क्या एक ही इनकम के ऊपर डबल टैक्स लग जाएगा? यस सर। क्या ठीक है? नहीं सर, ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हैंस लॉ मेकर ने इसका कुछ एक प्रोविजन अपने को थोड़ा सा और दे दिया। क्या कह दिया? हाउएवर अ इंडिविजुअल बीइंग अ बेनिफिशियरी, अगर कोई इंडिविजुअल बेनिफिशियरी है ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई इंडिविजुअल बेनिफिशियरी है ऐसी एसेट का जो आउटसाइड इंडिया में लोकेट करती है, वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, उस व्यक्ति को अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ अगर इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच एसेट, उस एसेट से जो इनकम अराइज हो रही है इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ अ पर्सन रेफर्ड इन क्लोज ए, क्लोज ए के अंदर, यानी अगर इन सिंपल टर्म अगर बेनिफिशियल ओनर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देता है उस एसेट के रिगार्डिंग जो लोकेट करती है आउटसाइड इंडिया, देन बेनिफिशियरी को उस इनकम को अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर उसको रिटर्न फाइल भी नहीं करनी तो बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वाला पॉइंट क्लियर है? यस सर, अपने को ये वाला पॉइंट क्लियर है। तो अभी तक अपने ने चौथे पॉइंट में क्या पढ़ा? एक रेजिडेंट एंड इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट को अगर वो बेनिफिशियल ओनर है तो क्या उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? यस सर। कब कब? अगर उसके पास कोई साइनिंग अथॉरिटी है किसी भी अकाउंट की जो लोकेट करती है आउटसाइड इंडिया, वो बेनिफिशियल ओनर है किसी ऐसी एसेट का जो लोकेट करती है आउटसाइड इंडिया। दूसरा पॉइंट, वो बेनिफिशियरी है
किसी ऐसी एसेट का जो लोकेट करती है आउटसाइड इंडिया, बट बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर उस कोरस्पॉन्डिंग एसेट के रिगार्डिंग उसको इनकम शामिल कर ली है बेनिफिशियल ओनर ने। However, individual being a beneficiary of an asset located outside India, अगर कोई एसेट लोकेट करती है आउटसाइड इंडिया, वुड नॉट बी रिक्वायर्ड, उसको रिटर्न फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच एसेट, उस एसेट से जो भी इनकम आएगी इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ अ पर्सन रेफर्ड इन क्लोज ए, क्लोज ए के अंदर, यानी बेनिफिशियल ओनर अगर उस इनकम को अपने इनकम के अंदर शामिल कर रहा है तो बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर। अब आता है पॉइंट नंबर 5। सर पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनेंस एक्ट 2019 ने कुछ एक 3-4 चीजें लिखकर और दे दी कि इन व्यक्तियों को भी रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। देखते हैं सर कौन कौन से व्यक्तियों की। सर इन जर्नल हमने 4 पॉइंट पढ़े, कंपनी, फर्म, अदर पर्सन और रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बट सर एक ऐसा व्यक्ति है उसको इन चारों केसेस के अंदर आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब उसको तो रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और 139 सबसेक्शन 1 की हेडिंग क्या थी? कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर। मुद्दा आया पॉइंट नंबर 5 के अंदर, क्या कहा? इफ एनी पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इन अबव प्रोविजन, जो पुराने 4 प्रोविजन पढ़े हैं उन चारों प्रोविजन के अंदर अगर किसी पर्सन को अपनी रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सच पर्सन हैज, उस व्यक्ति ने क्या किया? सच पर्सन हैज डिपॉजिटेड, उस व्यक्ति ने डिपॉजिट करी अमाउंट या एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन 1 और मोर करंट अकाउंट। सर अगर एक व्यक्ति ने अपने एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट्स के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, चाहे उसको इन जर्नल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट ना हो तो भी अब क्या उसको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है? यस सर। अगला पॉइंट, हैज इनकर्ड एक्सपेंसेस या इन एग्रीगेट, अगर उस व्यक्ति ने कोई एक्सपेंस इनकर किया एक्सीडिंग ₹2 लाख, 2 लाख रुपए से ज्यादा का एक्सपेंसेस किया अपने खुद के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, किस लिए? ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री, किसी दूसरी कंट्री के अंदर घूमने जाने का उन लोगों का प्रोग्राम बन गया और एक व्यक्ति ने खुद की ट्रैवलिंग के ऊपर या अपनी फैमिली मेंबर या अपने फ्रेंड सर्कल की किसी के ऊपर भी आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा कर दिया, तो भी क्या आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट रहेगी? यस सर, आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। अच्छा, हैज इनकर्ड इन एग्रीगेट एक्सीडिंग ₹1 लाख, अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का, अगर आपका बिजली का बिल आता है तो भी क्या आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है? यस सर। जून 2020 के अंदर इन 3 पॉइंट के अंदर से पक्का एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, क्योंकि इस बार की लेटेस्ट अमेंडमेंट है ये वाला। बात क्लियर है? चलिए दोबारा देख लेते हैं। 5वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ? इन जनरल एक व्यक्ति को रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमने कहा अच्छा, बट सर उस व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, 1 करोड़ रुपए नहीं, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपए उसने ट्रांसफ़र करे। कहाँ पर ट्रांसफ़र करे? सर उसने डिपॉजिट करे कहाँ पर? 1 और मोर करंट अकाउंट में। उसने अपने करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करी। सर करंट अकाउंट लिखा है, क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। सेविंग अकाउंट के अंदर अगर एक बंदे ने 5 करोड़ रुपए डाल दिए तो भी क्या उसको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है? द आंसर इज नो। स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है करंट अकाउंट। क्लियर है? यस सर। अगली चीज, वो व्यक्ति 2 लाख रुपए से ज्यादा खुद के लिए या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए फॉरेन ट्रैवल के ऊपर खर्चा करता है। हमने कहा बड़ी अच्छी बात। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? अगर वो व्यक्ति 1 लाख रुपए से ज्यादा का, इन एग्रीगेट 1 लाख रुपए से ज्यादा का उसका बिजली का बिल आता है तो भी उस व्यक्ति को रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। 139 सबसेक्शन 1 हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। 139 सबसेक्शन 1 के अंदर अपने ने क्या पढ़ा? कंपनी को, फर्म को कंपल्सरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अदर पर्सन को अगर उनकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तभी उनको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4 अपने ने पढ़ लिया, पॉइंट नंबर 5 पढ़ लिया। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर। तो जितना भी हमने अभी व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम लिखा हुआ है, क्लास को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप व्हाइट बोर्ड वाला काम सारा का सारा अपनी नोटबुक के अंदर उतार लेना। नोटबुक के अंदर उतारने के बाद डायरेक्टली आप अपने जाओगे मटेरियल के अंदर,
स्टडी मटेरियल के अंदर जितना भी टॉपिक हम कर चुके हैं वो सारा का सारा वहाँ से स्टडी मटेरियल से एक बार रेफर कर लेना। क्लियर है? चलिए बाकी बातें कल करते हैं। चलो चलिए फ्रेंड्स करते हैं शुरू। अभी तक सर हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है किस किस व्यक्ति को रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट है। अपने ने 5 पॉइंट देखे थे अपनी अभी तक की क्लास के अंदर। पहला कंपनी को भरने की रिक्वायरमेंट है, दूसरा फर्म को, तीसरा हर एक व्यक्ति को जिसकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा करती है। 4th पॉइंट के अंदर अपने ने देखा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है अगर वो बेनिफिशियल ओनर है किसी ऐसी एसेट का जो लोकेट करती है आउटसाइड इंडिया, या फिर किसी एक ऐसे अकाउंट का सिग्नेटरी है जो लोकेट करता है आउटसाइड इंडिया, या फिर अगर कोई रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बेनिफिशियल ओनर है जो लोकेट करती है ऐसी एसेट का जो लोकेट करती है आउटसाइड इंडिया। क्लियर है? यस सर। फिर 5 नंबर पॉइंट के अंदर 5th पॉइंट के अंदर अपने ने देखा फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर जो अमेंडमेंट्स आई थी, प्रैक्टिकली 3 केसेस के अंदर अमेंडमेंट आई थी। कौन कौन से? मैंने अपने करंट बैंक अकाउंट के अंदर एक या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट करवा दिए। दूसरा, मैं अपनी फॉरेन ट्रैवल के ऊपर या अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स की फॉरेन ट्रैवल के ऊपर 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा करता हूँ, तब वाली बात आ गई। तीसरा पॉइंट, अगर मैंने इन एग्रीगेट 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बिजली का मेरा खर्चा आता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लिया, तभी मेरे को अपनी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अपने ने अभी तक बात करी किस किस व्यक्ति को रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। अब मुद्दा आया, सर रिटर्न फाइल करने की क्या कुछ ड्यू डेट भी है? हाँ जी सर। ड्यू डेट लिखने का रीज़न क्या है? अगर ड्यू डेट ना लिखते तो कोई भी बंदा कभी भी आके मुंह उठा के रिटर्न फाइल करने आ जाता। यस सर। तो क्या ड्यू डेट लॉ के अंदर बताने जरूरी थी कि भैया आपको इस टाइम पीरियड पर अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? यस सर। अपने को बतानी जरूरी थी कि इस टाइम पीरियड पर आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी जरूरी थी। क्यों? क्योंकि अदरवाइज फिर कभी भी कोई भी बंदा अपनी रिटर्न फाइल करके आ जाता। अच्छा जी, देखते हैं क्या क्या ड्यू डेट दी है। एसएससी हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E। सर ये 92E क्या है? आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता देता हूँ 92E क्या है। ट्रांसफर प्राइसिंग की एक रिपोर्ट जाती है। अच्छा सर ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? एक व्यक्ति जो इंडिया के अंदर, इंडिया के अलावा बाहर किसी दूसरी कंट्री से भी काम करता है, अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से काम करता है, तो उसको एक ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है अंडर सेक्शन 92E के अंदर। तो उस व्यक्ति को कभी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, 30 नवंबर तक उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी रहेगी। अच्छा सर और क्या क्या डेट दी हुई है? एक कंपनी को अपनी रिटर्न फाइल करनी है 30 सितंबर तक। सर एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनकम टैक्स एक्ट या फिर किसी दूसरे कानून के अंदर अगर एक व्यक्ति को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने हैं किसी दूसरे कानून के अंदर, खाली ऑडिट इनकम टैक्स के अंदर नहीं होती सर, तो और कौन कौन से एक्ट्स के अंदर ऑडिट होती है? क्या जीएसटी के अंदर ऑडिट होती है? हाँ, पहले की अगर मैं बात करूं, पहले क्या सेल टैक्स के अंदर भी ऑडिट होती थी, वैट के अंदर भी ऑडिट होती थी? यस सर, वैट के अंदर भी ऑडिट होती थी। तो क्या अपने को उन ऑडिट्स को भी मद्देनजर रखना है? यस सर। खाली इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, एनी अदर लॉ की भी बात कर रहा है। तो चलिए, तो सर किस किस को रिटर्न कब कब ड्यू डेट है? कंपनी की 30 सितंबर, एनी अदर पर्सन की जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसके अकाउंट्स इनकम टैक्स के अंदर या किसी दूसरे कानून के अंदर अगर ऑडिट होते हैं तो उसको कब रिटर्न फाइल करनी है? 30 सितंबर तक। एनी वर्किंग पार्टनर, अगर कोई ऊपर लिखी गई फर्म का अगर कोई वर्किंग पार्टनर होगा तो उस वर्किंग पार्टनर की भी क्या रिटर्न जाएगी? यस सर, रिटर्न जाएगी। और उसको अपनी रिटर्न कब तक फाइल करनी है? 30 सितंबर तक। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। एनी अदर केस के अंदर 31 जुलाई तक उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अभी अपने ने क्या पढ़ा? ड्यू डेट अगर किसी व्यक्ति को ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट सबमिट करनी है 30 नवंबर। सर ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी, उसको क्या करना है? कंपनी है और उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने हैं या फिर उसके कोई इनकम टैक्स में या फिर किसी दूसरे कानून में, तो 30 सितंबर तक। कोई वर्किंग पार्टनर है तो उसको कब तक अपनी रिटर्न फाइल करनी है? 30 सितंबर तक। एनी अदर केस में, किसी दूसरे कोई भी केस के अंदर कब तक अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? 31 जुलाई तक। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर। सर बट हम इंडियंस हैं, हम तो टाइमली कोई काम करेंगे नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर काम नहीं करेंगे, तो क्या कुछ लेट फीस का भी प्रावधान है? यस सर। सेक्शन 234F डिजाइन किया गया और सेक्शन 234F के अंदर क्या लिखा गया? लेट फीस फॉर डिले ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न अगर आप लेट फाइल करते हो, अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो क्या आपके ऊपर लेट फीस के प्रोविजन लगाए गए? यस सर, लेट फीस के प्रोविजन लगाए गए। क्या लिखा हुआ है? अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपने कभी भी रिटर्न फाइल करी हो, आपके ऊपर मैक्सिमम लेट फीस कितने रुपए की लगेगी?
1000 रुपये की। यानी अगर आपकी टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है तो आपके ऊपर मैक्सिमम लेट फीस कितने रुपए की लगेगी? 1000 रुपये की। बट सर ऐसा भी तो हो सकता है मेरी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है सर, मेरी अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो, अगर मैंने 31 दिसंबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर दी तब 5000 रुपये की फीस लगेगी। अगर सर 31 दिसंबर के बाद अगर मैं रिटर्न फाइल करता हूं तो मेरे को फीस कितनी लगेगी? 10,000 रुपये की। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। सर लेट फीस फॉर डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सर लेट फीस तो तब लगेगी ना जब मैं अपनी रिटर्न फाइल करूं लेट। यस सर। अगर मैं अपनी रिटर्न फाइल ही ना करूं तो क्या मैं 234F की लेट फीस से बच सकता हूं? एक बार के लिए कहने को मैं कह सकता हूं हाँ बच सकते हो, बट लॉ मेकर्स ने अपने पास एक अधिकार रखा हुआ है सेक्शन नंबर 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का अपने पास एक अधिकार रखा हुआ है, उस अधिकार को इन्वोक कर सकती है और वो आपके ऊपर लेट फीस के प्रोविजंस लगा सकती है। क्लियर है? यस सर। तो क्या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपको अपने पार्ट के ऊपर पढ़ना है? नहीं सर, आपको अपने पार्ट के ऊपर नहीं पढ़ना। तो अभी तक अपने ने क्या पढ़ा? ड्यू डेट 30 नवंबर किसके केस में? जिसको ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट सबमिट करनी है 92E के तहत। कंपनी, कोई भी पर्सन, कोई भी अदर देन कंपनी और कोई पर्सन जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होता है इनकम टैक्स के अंदर या किसी दूसरे कानून के अंदर, या कोई भी वर्किंग पार्टनर अबव सेड मेंशन फर्म, उनको 30 सितंबर तक, एनी अदर केस में 31 जुलाई तक अपने को रिटर्न फाइल करना है। अगर अपन टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो क्या लेट फीस लगेगी? यस सर, लेट फीस लगेगी। अगर मेरी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक की ही है तो मेरे को लेट फीस लगेगी 1000 रुपये की। अगर मेरी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है और मैंने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दी थी अप टू 31 दिसंबर तक, अगर मैं अपनी रिटर्न फाइल कर चुका तो मुझको लेट फीस लगेगी 5000 रुपये की। 31 दिसंबर के बाद अपनी रिटर्न फाइल करी है तो अपने को लेट फीस लगेगी 10,000 रुपये की। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर। चलिए बाकी बातें अपन अपने लेक्चर नंबर 2 के अंदर कवर करेंगे। तो जितना भी हमने अभी नोट व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम किया सारा का सारा अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना और साथ के साथ अपने स्टडी मटेरियल को गो थ्रू करते जाना। क्लियर है? चलिए थैंक यू।